नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेजर संधरिया भावनगर गुजरात से और आप सभी का बजट 2022 के इस पहले सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद भी मैं अलग अलग प्रपोजल्स इस बजट में जो आई है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। इसके लिए मैंने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि और भी बजट के रिलेटेड में जो वीडियो बनाऊंगा उसके आपको एक ही लिंक से सभी वीडियोस वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है अपडेटेड रिटर्न। क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 21-22, जो कि 31 मार्च 2022 को खत्म होगा और उसके बाद उसका ITR फाइल करना है हमें, जो कि असेसमेंट ईयर कहलाया जाएगा 22-23। तो असेसमेंट ईयर जो 22-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो रिटर्न भरना है उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो ऑर्डिनरी केसेस में होती है 31 जुलाई 2022। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऑडिटेड केस है, मतलब ऑडिटेड केस में ऑडिट की लायबिलिटी उसकी बन रही है, तो उसके लिए डेट रहता है 31 अक्टूबर, मतलब हमारे इस केस में बनेगा 31 अक्टूबर 2022। और वो ट्रांसफर प्राइसिंग में फॉल हो रहा है तो उसके लिए ड्यू डेट रहेगा 30 नवंबर 2022। और मान लीजिए ये तीनों डेट जो है वो अगर वह व्यक्ति चूक गया है और उसके बाद भी रिटर्न भरना चाहता है तो भी बिलेटेड रिटर्न की प्रोविजन है और वो तारीख उसके केस में रहेगी 31 दिसंबर 2022। उसके बाद वो रिटर्न भरा नहीं जा सकता, ऐसी प्रोविजन अभी तक थी। उसके बाद इस बजट में उसकी रेमेडी पेश की गई है अपडेटेड रिटर्न के स्वरूप में, जो कि सेक्शन 139 में सब सेक्शन 8A प्रपोज किया गया है। तो क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? तो हमने जैसे देखा कि हमारे एग्जाम्पल में पूरी टाइम लिमिट खत्म हो गई थी वैसे तो 31 दिसंबर 2022 को, लेकिन अभी भी यह रिटर्न जो है वो अपडेटेड रिटर्न के स्वरूप में हम भर सकते हैं। कहां तक? 31 मार्च 2024 तक, या तो 31 मार्च 2025 तक भी। किस तरह से? तो पहले उसके लिए हम ये जानते हैं कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो क्या रिटर्न है। कि आप अगर कोई अपना टैक्स वगैरह है वो बढ़ाना चाहते हैं, आपने कोई ऐसी चीज है जो आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं रिटर्न में, और आपको लगता है कि अगर वो डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई और आपको वहां पे भारी इंटरेस्ट या पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है आपके अगेंस्ट में, तो ऐसे केसेस में अगर आपको खुद को जेन्युइनली वो भूल आपको मिल गई है और वो आप गवर्नमेंट के सामने वॉलंटरीली डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस सेक्शन का निर्माण किया गया है। तो अपडेटेड रिटर्न में इसकी वजह से होगा क्या कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, आप टैक्स को घटा नहीं सकते हैं। ओरिजिनल जो रिटर्न आपने भरा था उससे कम टैक्स वाला रिटर्न आप बाद में नहीं भर सकते हैं अगर आप इस प्रोविजन में जा रहे हैं 139(8)A वाली प्रोविजन में। तो और रिफंड जो है वो नए तरीके से क्रिएट नहीं हो सकता है, या तो जो रिफंड की अमाउंट है वो बढ़ाई नहीं जा सकती है, ऐसे सब इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये है अपडेटेड रिटर्न, जो कब तक फाइल किया जा सकता है। तो उसके लिए आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने या तो 24 महीने तक ये भरा जा सकता है। मतलब सभी जगह पे सभी लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि 2 साल का टाइम दिया गया है, तो 2 साल का नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं कि वो 2 साल और 3 महीने का टाइम मिला है, क्योंकि टाइम तो 31 दिसंबर 2022 को ही खत्म हो गया था और हम इसको भर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। मतलब 2 साल और 3 महीने इस असेसमेंट ईयर के भी मिले हैं, तो मतलब टोटल मिले हैं 27 मंथ्स एंड नॉट 24 मंथ्स। तो यहां तक वो भरा जा सकता है। अभी किस तरह से इसको भरना है, कौन ये भरने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, वो सभी हम एक के बाद एक देखते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो दोनों व्यक्ति भर सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति भी उसको भर सकते हैं जिसने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया ही नहीं है कभी, मतलब वो टोटली टाइम लिमिट को चूक गया है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पहले रिटर्न फाइल तो किया है लेकिन अभी वो इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी इसको फाइल कर सकता है। मतलब दोनों प्रकार के व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
उसके बाद देखते हैं कि कौन ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। तो उसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में उसे सुना देता हूं। अदरवाइज वो एक काफी लंबा चौड़ा और टेक्निकली काफी कॉम्प्लेक्स लिस्ट है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो जिसकी सर्च की गई है, मतलब जिसके वहां सर्च हो गया है, सर्वे हो गया है, जहां पे रिक्वेजिशन कर ली गई है बुक्स, तो उस केस में उस साल के लिए या तो उसके पहले के 2 साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना वहां पे इनएलिजिबल कहा गया है। मतलब वहां पे ऐसे केसेस में नहीं हो सकता है ये, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में कार्यवाही कर रही है। लेकिन ये सर्च, सर्वे, रिक्वेजिशन वो सामान्य केसेस में नहीं होता है, वो काफी गिने चुने केसेस में होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह अप्लाई होगा ही नहीं। और उसके बाद जो एक लिमिटेशन है वो यह लिमिटेशन है कि जिसने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो वो अभी दूसरी बार अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। यहां पे वो अलग हो रहा है रिवाइज रिटर्न से। रिवाइज रिटर्न में क्या होता है कि रिवाइज आप कितनी भी बार कर सकते हैं टाइम लिमिट के अंदर, लेकिन अपडेटेड रिटर्न जो है वो एक बार फाइल हो गया तो उसके बाद उसको दूसरी बार अपडेट नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है 139(8)A में। उसके बाद कौन इनएलिजिबल है उस लिस्ट में और एक है कि अगर आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन वगैरह अभी चल रहा है पेंडिंग असेसिंग ऑफिसर के पास, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न उस साल के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। या तो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है आपके अगेंस्ट में, कौन कौन से एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या तो ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के अंडर में, या तो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंडर में, या तो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर में। तो ऐसे कोई एक्ट्स के अंडर में असेसिंग ऑफिसर के पास आपके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन है और आपको वो कम्युनिकेट भी कर दी गई है, तो वो कम्युनिकेट होने के बाद आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक आपको कम्युनिकेट नहीं हुई है तो आप जरूर से यह रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि 139(9) को भी इसके साथ मॉडिफाई किया गया है। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में है। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब ऐसा माना जाता है कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं है, तो उसका डिफेक्ट जो है वो आपको समय दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए वो डिफेक्ट को। अगर आप वो डिफेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो मान लिया जाएगा कि ये रिटर्न सही तरीके से भरा गया है। अदरवाइज डिफेक्ट वो अगर आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा, मतलब आपने रिटर्न भरा ही नहीं, ऐसा वहां पे इंटरप्रेट किया जाएगा डिफेक्टिव केस में। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि यहां पे ऐसा कहा गया है कि सेक्शन नया एक इंट्रोड्यूस किया गया है 140 कैपिटल बी। 140 कैपिटल बी के अंडर में जो टैक्स देना होता है डिफरेंशियल टैक्स, वो टैक्स अगर आप इस रिटर्न अपडेटेड रिटर्न के साथ भरने के साथ ही अगर ऑलरेडी भर के उसका प्रूफ वहां पे नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है। तो आपको वहां पे इसका जो टैक्स बन रहा है ना वो रिटर्न भरने के पहले भर देना है, उसके बाद रिटर्न आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। तो 140B में कहा क्या गया है, आपको कितना टैक्स भरना है। और दूसरी बात कि हमारे जो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ना एडिशनल टैक्स, वो एडिशनल टैक्स एक्चुअल में है क्या, क्योंकि 25% एडिशनल टैक्स देना है आपको अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने में भर रहे हैं। तो या तो आप जैसे आप देख रहे हैं लास्ट लाइन में एग्जाम्पल में कि आपको 50% एडिशनल टैक्स देना है अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 12 महीने की एक्सपायरी के बाद, लेकिन 24 मंथ्स फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर तो आपको 50% देना है। तो है ये क्या एडिशनल टैक्स का मतलब है क्या, और कितना टैक्स आपको अल्टीमेटली 140B के अंतर्गत देना है। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसमें हम 2 केसेस अलग अलग रखेंगे। पहला ऐसा केस है कि जिसमें उस व्यक्ति ने कोई भी रिटर्न पहले भरा ही नहीं है, मतलब वो पहली बार अभी रिटर्न फाइल कर रहा है अपडेटेड रिटर्न के स्वरूप में, ओरिजिनली कोई भी रिटर्न पहले फाइल किया ही नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पूरा जो टैक्स, सरचार्ज, सेस, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जो बन रहा है उसको जोड़ना है और उसमें से उसको जो डिडक्शंस मिलेंगे वो 140 कैपिटल बी में कहे गए हैं कि उसमें से एडवांस टैक्स काटना है आपको, टीडीएस, टीसीएस सब कट जाएगा, उसमें से रिलीफ कट जाएगी, उसमें से 90A की रिलीफ कट जाएगी, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, वो सब काटने के बाद जो बन रहा है वो टैक्स आपको वहां पे भरना है अलोंग विथ
25% या 50% एडिशनल टैक्स, मतलब कि जो आपका एग्रीगेट, ये सब मैंने जो बोला, वो एग्रीगेट टैक्स आपको जो भरना पड़ रहा है उसका 25% भरना है अगर आप 12 महीने की एक्सपायरी के अंतर्गत ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर के एंड से। अदरवाइज आपको वो 50% लगेगा। मतलब ये जो टैक्स वगैरह मैंने आपको बोला ना, सभी टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी वगैरह जो मिला के जो अमाउंट बनती है उसका 25 या उसका 50% एडिशनल टैक्स देना है साथ में। और जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करके रखा है और अभी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं या अभी उसके लिए टैक्स ज्यादा देना है या तो रिफंड जो है वो कम करना है, तो ऐसे केसेस में कितनी अमाउंट जो भरनी है, मतलब क्या क्या भरना है और कितना एडिशनल टैक्स लगेगा, तो उसके ऊपर जो एडिशनल टैक्स 25% या 50% लगेगा, वो जो अमाउंट बनेगी वो अमाउंट किस तरह से काउंट करनी है। तो वो अमाउंट इस केस में इस तरह से काउंट करनी है कि पहले जब रिटर्न फाइल किया था तब जो टैक्स, सरचार्ज, सेस, लेट फीस वगैरह अगर दी हो और इंटरेस्ट दिया हो, तो उसकी जो अमाउंट मिला के जो अमाउंट पहले दी है वो आपको अभी जो फ्रेश अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे बढ़ी हुई इनकम पे, ये सभी चीजें मिला के टैक्स, सरचार्ज वगैरह, उसमें से वो पहले भरी हुई अमाउंट लेस करेंगे और आप जो इनकम बढ़ा रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई टीडीएस, टीसीएस वगैरह कटा है तो वो वहां से लेस करेंगे, कोई नई रिलीफ वगैरह आपको मिल रही है तो वो लेस करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंशियल अमाउंट बन रही है वो आपको देनी है। और पहले जो रिटर्न आपने फाइल किया था उसमें मान लीजिए आपको कोई रिफंड वगैरह गवर्नमेंट ने इश्यू कर दिया था, तो वो रिफंड भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी उसको वापस तो देना पड़ेगा। तो रिफंड भी आपको ऐड करके पूरी अमाउंट गिननी है। उसके बाद गवर्नमेंट गिनेगी फिर से कि आपको जो रिफंड ऑलरेडी दिया गया है तो उसके अलावा आपको अभी आपको कितना पैसा भरना है, और वो डिफरेंस निकाल के अपने आप वो पूरा कैलकुलेशन आपके पास आएगा और उसके हिसाब से ही पैसा गिना जाएगा। लेकिन पहले रिफंड ऑलरेडी आपको इश्यू कर दिया गया है, तो अभी दूसरी बार जो गिनती आप कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के लिए, उस अपडेटेड रिटर्न के लिए आपको उस रिफंड को वहां पे ऐड करके ही गिनना है। बाद में सभी क्रेडिट्स उसमें से डिडक्ट की जाएगी और पहले के जो ओरिजिनल रिटर्न में आपने जो भी पैसा भरा है ओरिजिनल, रिवाइज या बिलेटेड में, वो सभी उसमें से कट जाएगा। जो भरा है उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही। और बाद में जो आप टैक्स वहां पे दे रहे हैं उस टैक्स का 25 या तो 50% एडिशनल टैक्स, जैसा पीरियड में आप फॉल हो रहे हैं 12 मंथ्स या 24 मंथ्स में, उसके हिसाब से वहां पे आपको एडिशनल टैक्स भी देना है। तो वैसे तो आपको ऐसा लगा कि इसमें काफी सिंपल है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और इसके लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस इश्यू करेगी नजदीकी भविष्य में, जिससे कि आपको ये मैटर काफी वहां पे क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं आपको यह एडवाइस देता हूं कि खुद अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट वगैरह नहीं है और अगर आप एक्ट को पूरे गहराई से समझने की काबिलियत अगर नहीं रख रहे हैं, आपका यह विषय नहीं है, तो प्रयास मत कीजिएगा कि खुद के हिसाब से गिन के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करें। उसके लिए वह ऐसा एडवाइजेबल रहेगा कि आप किसी लो एक्सपर्ट को पहले मिले, कोई चार्टर्ड अकाउंटिंग या कोई भी टैक्स कंसल्टेंट आपका नजदीकी, आपका भरोसेमंद हो, उसको मिले और उसके पास ये सब गिनती करवाए, क्योंकि ये काफी जटिल गिनती है। मैंने पूरा ये सेक्शन पढ़ा है, पूरा ड्राफ्टिंग पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास आपको जाना चाहिए और उसके बाद ही ये रिटर्न फाइल करना चाहिए। और अगर आपके मन में इसके बारे में और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी साबित हुआ है तो आप मुझे इस वीडियो में लाइक जरूर दीजिएगा और आपके कमेंट भी जरूर से दीजिएगा। और यह वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी यह प्रोविजन के बारे में जान सके। धन्यवाद।